हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हफ्ते में हर दिन आपके लिए आपकी पसंद की सच्ची डरावनी कहानियाँ लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी कहानियों की ओर। मेरा नाम मनोज है। आज मैं आपको अपने साथ घटी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक दिन मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया और उसने मुझे बताया कि भाई, मेरे चाचा का देहांत हो गया है। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे हुआ ये सब भाई, क्या बीमार थे आपके चाचा? तो मेरे दोस्त ने कहा, नहीं भाई, मेरे चाचा का मर्डर हुआ है। कल शाम को हमें उनकी लाश रास्ते पर बहुत बुरी हालत में मिली है। मेरे दोस्त की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया और मैंने उससे कहा कि मैं फ़ोन रखता हूँ और अभी बाइक से मैं तेरे घर आ रहा हूँ। फिर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने दोस्त के घर निकल पड़ा। जब मैं दोस्त के घर पहुँचा तब मैंने उसके चाचा की लाश को देखा, जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मेरे दोस्त के चाचा की लाश इतनी बुरी हालत में थी कि उसे एक नज़र देखना भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैं दोस्त के घर से बाहर आ गया और उसके घर के पीछे एक पतला सा रास्ता है। उस रास्ते में एक तरफ मेरे दोस्त का घर है और एक तरफ से घना जंगल है। मैं उसी रास्ते पर टहल रहा था। अभी मैं वहाँ टहल ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा है। तो मैं एकदम से सकपका गया और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा मेरे दोस्त के चाचा की लाश मेरे सामने खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मैं वो देखकर इतना डर गया कि वही बेहोश हो गया। बाद में जब मुझे होश आया तब मैं अपने दोस्त के घर पर था। उसके घर के सभी लोग मेरे पास मौजूद थे। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या हो गया, तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तो मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ और वो इतना गुस्सा हो गया कि मुझसे चिल्लाते हुए उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और फिर मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने दोस्त के घर से अपने घर के लिए निकल पड़ा। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मैंने रास्ते के किनारे अपने दोस्त के चाचा की लाश को खड़ा देखा। उन्हें एक बार फिर से देखकर मेरे पसीने छूट गए और फिर मैंने गाड़ी की स्पीड को बेहद ही तेज कर दिया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो मैंने देखा मेरे दोस्त के चाचा की लाश गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। एक लाश को अपना पीछा गाड़ी की रफ्तार से करता देख मेरी तो जान ही निकल गई। मैं इतना डर गया था कि मेरी आंखों से आंसू निकलकर हवा में उड़ते जा रहे थे। फिर मुझे याद आया कि मैं एक मौलाना को जानता हूँ जो भूत प्रेत से छुटकारा दिलाते हैं। तो फिर मैं उन्हीं मौलाना के घर की तरफ बढ़ने लगा और वो लाश भी मेरा पीछा कर रही थी। लगभग आधे घंटे बाद मैं मौलाना के घर के पास पहुँच गया। मौलाना उस वक्त घर के बाहर ही थे। मैं गाड़ी रोककर उनके पास जा पहुँचा और उन्हें उस लाश की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इस लाश से बचाओ बाबा जी। पर जब मैंने दोस्त के चाचा की लाश की तरफ इशारा किया तो मैंने देखा वो लाश वहाँ कहीं भी नहीं थी। कि तभी मौलाना ने मुझसे कहा कि मेरे घर के आसपास भी कोई नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती है। फिर मैंने मौलाना को अपनी आप बीती बताई तो मौलाना ने कहा कि ये तुम्हारे दोस्त के चाचा की आत्मा है जिनका बड़ी बेरहमी से मर्डर हुआ है। तो मैंने मौलाना से कहा कि लेकिन बाबा, मेरे दोस्त के चाचा की आत्मा मेरे पीछे क्यों पड़ी है, जबकि मैंने तो उनका मर्डर नहीं किया। तो मौलाना ने कहा कि ज़रूर तुमने तो मर्डर नहीं किया है, पर तुम्हारे किसी अपने ने या फिर तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने इनका मर्डर किया है। इसीलिए तुम्हारे दोस्त के चाचा की आत्मा तुम्हारा पीछा कर रही है और वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसके कातिलों को सज़ा नहीं मिल जाती है। फिर मौलाना ने मुझे एक तावीज़ दिया और कहा कि जब तक पुलिस तुम्हारे दोस्त के चाचा के कातिलों का पता नहीं लगा लेती है तब तक तुम मेरे घर ही रहो और गलती से भी मेरे घर से दूर मत जाना, वरना वो आत्मा बेहद ही गुस्से में है। वो तुम्हें जान से भी मार सकती है और वो आत्मा बेहद ही ताकतवर है, जिस वजह से मैं भी उसे अपने काबू में नहीं कर सकता हूँ। फिर करीब एक हफ्ते तक मैं मौलाना के घर पर रहा और उसके बाद मुझे खबर मिली कि
पुलिस ने मेरे दोस्त के कातिलों का पता लगा लिया है और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद मौलाना ने मुझे कहा कि अब तुम अपने घर जा सकते हो, तुम्हारे दोस्त के चाचा की आत्मा को शांति मिल चुकी है, अब वो आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। फिर मैं अपने घर आ गया और फिर कभी दोबारा मेरे दोस्त के चाचा की लाश ने मेरा पीछा नहीं किया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी सच्ची घटना। मेरा नाम माथुर है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 1 साल पहले की है। मैं अपने घर पर सो रहा था। रात का वक्त था और उस वक्त करीब 12 बज रहे थे जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा एक आदमी सफ़ेद रंग का अंगोछा ओढ़े मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था। और फिर मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या है भाई साहब, कौन हैं आप? इतनी रात गए, आपको हमसे क्या काम है? तो उस आदमी ने मुझसे कहा कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे बीवी बच्चे उसी में हैं, गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, भाई साहब मेरी मदद करिए। उस आदमी की बातें सुनने के बाद मैंने उस आदमी से कहा कि मुझे अपनी गाड़ी के पास ले चलिए। फिर मैं उस आदमी के साथ जाने लगा। फिर थोड़ी दूरी पर रोड के साइड मुझे एक लाल रंग की कार दिखी तो मैं और तेज़ चलने लगा। पहले तो वो आदमी मेरे आगे आगे चल रहा था, लेकिन फिर वो आदमी मेरे पीछे चलने लगा और मैं तेज़ी से उस कार की तरफ बढ़ता रहा। कार के पास पहुंचकर मैंने देखा कार एक पेड़ से टकराई है, जिस वजह से कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। फिर मैंने कार के पीछे का दरवाज़ा खोला तो वो दरवाज़ा मक्खन की तरह खुल गया। तो मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा कि ये दरवाज़ा तो आराम से खुल गया है। मगर जब मैंने पीछे उस आदमी को देखना चाहा तो वहाँ मुझे वो आदमी कहीं नहीं दिखा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी मुझे कार से दर्द भरी कराहने की आवाज़ आने लगी। तो फिर मैंने जल्दी से कार के दरवाजे खोलकर उस आदमी की पत्नी और बेटे को बाहर निकाला। उस आदमी की पत्नी और बच्चों को भी काफ़ी चोट आई थी। फिर मैंने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कार की ड्राइविंग सीट पर उसी आदमी की लाश थी जो मेरे घर आया था और जिसने मुझसे मदद मांगी थी कि उसकी बीवी और बच्चे कार में फंसे हुए हैं। फिर मैं समझ गया कि इस आदमी की आत्मा मेरे पास आई थी अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए, मुझसे मदद मांगने। फिर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उस आदमी की बीवी और बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम राजवीर है। मैं एक पान सुपारी का व्यापारी हूँ। ये मेरे बेटे के साथ घटी सच्ची घटना है। ये बात 2 साल पहले की है। मेरा बेटा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता था और फिर शाम को कोचिंग पढ़कर घर वापस आता था, जिस वजह से रात के 8-9 बज जाते थे। तो जब एक दिन मेरा बेटा घर आ रहा था तभी रास्ते में उसकी साइकिल कुछ नींबू और किलो में चढ़ गई जो बीच रास्ते में पड़े हुए थे, जिस वजह से मेरे बेटे की साइकिल पंचर भी हो गई। और फिर पैदल ही मेरा बेटा घर आने लगा। अभी मेरा बेटा कुछ दूर चला ही था कि तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है, मगर मेरे बेटे ने उस पर गौर नहीं किया। जब वो घर पहुंचा तो उसने ये बात मुझे और परिवार के लोगों को बताई। जब हमने ये बात सुनी तो हमारे होश उड़ गए और हम बेहद ही परेशान हो गए, क्योंकि मेरे बेटे के बताए अनुसार उसने नींबू और कीलों पर साइकिल चढ़ा दी थी और बीच रास्ते में लोग इन्हीं सामानों के साथ काला जादू करते हैं। फिर मैं फ़ौरन अपने बेटे को लेकर एक मौलाना के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। फिर मौलाना ने मेरे बच्चे को देखा और कहा कि आपके बच्चे की तो पहले ही मौत हो चुकी है, ये तो उसका रूप लेकर आपके घर शैतान आ गया है। फिर मौलाना ने एक मंत्र फूंक कर मेरे बच्चे के ऊपर मारा तो वो एकदम से एक भयानक विकराल शैतान बन गया और वो ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाने लगा कि तभी उन मौलाना ने उस शैतान की रूह को एक कांच की बोतल में कैद कर लिया। और फिर उन मौलाना ने मुझे उसी रास्ते का पता बताया जहां मेरे बेटे ने उस काले जादू पर साइकिल चढ़ाई थी।
फिर मैं फ़ौरन ही उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे बेटे की लाश उसी काले जादू के ऊपर बीच रास्ते में पड़ी थी और मेरे बेटे की आंखों की पुतलियां गायब थी। वो देखकर मैं सिर्फ कहने को जिंदा बचा हूँ, वरना अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद अब मेरा जीवन अर्थहीन हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी मेरे बेटे के साथ घटी सच्ची घटना। मेरा नाम मुरली है। मैं आपको अपने साथ घटी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं पेशे से एक रिक्शा चालक हूँ और लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाता हूँ। ये घटना मेरे साथ 5 महीने पहले घटी, जिसके बाद मैंने रिक्शा चलाना ही छोड़ दिया। तो हुआ ये कि हमेशा की तरह उस दिन भी मैं रिक्शा चला रहा था और किसी सवारी का इंतज़ार कर रहा था कि तभी सवारी ढूंढते हुए मैं एक सुनसान इलाके में पहुंच गया, जहां कोई भी इंसानी बस्ती नहीं थी। मैंने सोचा था कि इस रास्ते से थोड़ी दूरी तय करने के बाद मुझे इंसानी बस्ती देखने को मिलेगी, पर मैं गलत था। दूर दूर तक मुझे एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था कि उसी वक्त रास्ते के किनारे मुझे एक औरत दिखी जो मुझे रुकने का इशारा कर रही थी और उसके हाथ में एक बच्चा था। मैंने उस औरत को रिक्शे में बिठा लिया और उससे पूछा कि मैडम, आपको कहाँ जाना है? पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने दोबारा पूछा, मैडम, आपको कहाँ जाना है? पर उस औरत का मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वो औरत बेहद ही भयानक थी और वो औरत हाथ में पकड़े अपने बच्चे का मांस नोच नोच कर खा रही थी कि तभी मैंने देखा कि उस औरत ने अपने दांत उसके गले में घुसा दिए और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उस औरत के चेहरे पर मांस के टुकड़े लगे हुए थे और उस औरत के पूरे चेहरे से खून टपक रहा था। वो देखकर मेरी तो जान ही निकल गई और अचानक मेरा रिक्शा एक पेड़ से टकरा गया, जिस वजह से मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आ गई और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं एक इंसानी बस्ती पर पड़ा था और मेरे सर पर कोई चोट भी नहीं थी। फिर मैंने ये बात वहाँ मौजूद लोगों को बताई और उस रास्ते के बारे में बताया तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा तो कोई सुनसान रास्ता इस पूरे शहर में नहीं है जहाँ दूर दूर तक इंसानी बस्ती ही ना हो। उन लोगों की ये बातें सुनकर मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जो मेरे साथ हुआ फिर वो क्या था, कि तभी उन लोगों में एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि बेटा, तेरे साथ छलावा हुआ है। ये तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू जिंदा बच गया, वरना वो नरबच्छी डायन तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। उस बुजुर्ग आदमी की बातें सुनकर मैं बेहद ही डर गया और फिर उसी दिन मैंने रिक्शा चलाना छोड़ दिया। खैर, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी सच्ची घटना। मेरा नाम राजेश है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 3 साल पहले की है, जब मैं अपने कमरे में रात के वक्त सो रहा था। मैं उस दिन अपने घर पर अकेला था क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे मायके गए थे। तो जब मैं अपने घर में सोया हुआ था तभी मेरे घर के मेन दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटे जा रहा था। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला और फिर मैंने देखा दरवाजे पर एक औरत थी जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। मैंने उससे पूछा, मैडम, आप कौन हैं और मुझसे क्या काम है? तो उस औरत ने मुझसे कहा कि थोड़ी दूरी पर मेरा घर है और मेरी बेटी को काफ़ी तेज़ बुखार है। कृपया आप अपनी कार से हम माँ बेटी को हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हैं? तो मैंने उस औरत से कहा, क्यों नहीं मैम, आपकी बेटी की तबीयत खराब है और आप तो हमारे पड़ोसी भी हैं। चलिए, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलिए। फिर वो औरत मुझे अपने साथ उसके घर ले गई, जहाँ मैंने देखा उस औरत का घर बेहद ही पुराना था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कई वर्षों से यहाँ कोई नहीं रहता है। और तो और मैंने वो घर आज से पहले कभी नहीं देखा, बल्कि मैं हर रोज़ उसी रास्ते से गुजरता था। अब मुझे उस औरत पर शंका होने लगी थी और तभी मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी।
मैंने देखा उस औरत के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। अब मैं ये समझ चुका था कि मैं एक आत्मा की चपेट में हूँ और मुझे खतरा है। लिहाजन मैं उल्टे पांव अधीर कदमों से बिना उस औरत के घर में घुसे अपने घर की तरफ बढ़ने लगा कि तभी वो औरत समझ गई कि मैं उसका राज जान गया हूँ। लिहाजन उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ ही देर में वो औरत बेहद ही खौफनाक हो गई। उसकी सामान्य आंखें एकदम से सफ़ेद पड़ गईं और वो मेरी तरफ ही बढ़ने लगी। मगर मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और मैं भी उल्टे पांव धीरे धीरे उस औरत से दूर होता जा रहा था कि तभी एक पत्थर की ठोकर लगने से मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और वो औरत मेरे बेहद ही पास आ गई कि तभी मैं ज़ोर ज़ोर से अपने कुल देवता का नाम लेने लगा और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी मुझे उस औरत की चीख सुनाई पड़ी। वो इतनी तेज़ चीखी थी कि मेरे कुछ सेकंड्स तक कान में सीटी बजने लगी थी। वो चीख सुनकर मैं हाथ से पैर तक कांप गया और झट से मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा मैं अपने घर पर हूँ और वो औरत मेरे आसपास कहीं भी नहीं है। फिर उसी रात जब मैं सो रहा था तब मेरे सपने में मेरे कुल देवता आए और उन्होंने मेरे सपने में मुझे आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम गौतम है। आज मैं आपको अपने साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये बात 2 साल पहले की है। मैं एक कपड़े की दुकान में काम करता था और दुकान बंद करके घर लौटते वक्त मुझे काफ़ी रात हो जाती थी। एक दिन दुकान बंद करके देर रात में अपने घर लौट रहा था। काफ़ी रात हो चुकी थी और रोड में भी काफ़ी अंधेरा था, जो माहौल को और ज़्यादा भयावह बना रहा था। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मुझे अपने पीछे से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। इतनी रात सुनसान रास्ते पर बच्चे की आवाज़ सुनकर मैं बेहद ही डर गया और मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि एक औरत बच्चे को हाथ में उठाए मेरी तरफ ही आ रही थी। मैंने उस औरत पर ज़्यादा गौर नहीं किया और आगे बढ़ने लगा कि तभी मुझे मांस की गंध आने लगी। तो एक बार फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वो औरत बच्चे का सर खा रही थी और उसने उस बच्चे का आधा सर नोच नोच कर खा लिया था। वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं ज़ोर से चीख पड़ा कि तभी उस रास्ते पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक आ गया। उस ट्रक ड्राइवर ने भी उस औरत को देखा तो उसने फ़ौरन ट्रक रोक दिया और ट्रक से एक तलवार निकालकर गाड़ी से नीचे उतरा और उस औरत की तरफ भागा और फिर उसने वो तलवार उस औरत के सर में घुसा दिया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो औरत हवा में गायब हो गई और धुआं बन गई। फिर उस आदमी ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर उसने मुझे बताया कि ये एक चुड़ैल थी जो तुम्हारा मांस खाने आई थी। उस आदमी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने बताया कि ये तलवार अभिमंत्रित है और उसका कई बार ऐसी नकारात्मक शक्तियों से सफ़र के दौरान पाला पड़ा है। फिर उस आदमी ने मुझे मेरे घर तक छोड़ा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी सच्ची घटना। मेरा नाम अभिषेक है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। ये बात 5 महीने पहले की है। मैं और मेरा दोस्त बिरजू अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में हमें एक आदमी दिखा जो हमसे लिफ्ट मांग रहा था। उस वक्त रात के 8-9 बज रहे थे। मैंने बाइक रोकना ठीक नहीं समझा, लेकिन तभी बिरजू ने मुझसे कहा कि भाई दे दो इसको लिफ्ट, वरना इतनी रात को कहाँ जाएगा बेचारा। बिरजू की बात पर मैंने बाइक उसके पास रोक दी, मगर तभी मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा उस आदमी के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे कि तभी मैंने बाइक दोबारा स्टार्ट कर दी, मगर तभी वो आदमी देखते ही देखते एक विकराल प्रेत बन गया और उसने मेरे दोस्त बिरजू पर हमला कर दिया। उस विकराल प्रेत ने मेरे दोस्त बिरजू का सर धड़ से अलग कर दिया। वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं ज़ोर ज़ोर से कँपकँपाने लगा कि तभी मैंने बाइक को फुल स्पीड में भगा दिया और भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा
और जब मैंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो मेरी जान हलक में अटक गई। मैंने देखा वो आदमी मेरी बाइक के साथ साथ चल रहा था कि तभी रास्ते में थोड़ी दूरी पर मुझे एक हनुमान जी का मंदिर दिखा। मैंने अपनी बाइक मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा दी और तभी वो प्रेत एकदम से गायब हो गया। दोस्तों, उस दिन हनुमान जी ने मेरी जान बचा ली। मेरा नाम विशाल है। ये मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है, जिसके बारे में मैं आज आप सबको बता रहा हूँ। उन दिनों गर्मियों का मौसम था और मैं और मेरा दोस्त भरी दोपहर आम तोड़ने के लिए निकल जाते थे। तो उस दिन भी हम दोनों आम तोड़ने के लिए भरी दोपहर निकल पड़े। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। सभी लोग अपने अपने घरों में थे। अब हम आम के बगीचे में पहुंच चुके थे। फिर हम दोनों एक बड़े आम के पेड़ पर चढ़ने लगे और आम तोड़ने लगे। अभी हम दोनों आम तोड़ ही रहे थे कि तभी बहुत तेज़ तूफान आ गया। हमें ऐसा लगा कि आम का पेड़ ज़मीन से उखड़ जाएगा और तभी हमने देखा कि एक बड़ा विकराल प्रेत हवा में उड़ता हुआ आया और आकर जिस आम के पेड़ पर हम दोनों चढ़े थे उसी पेड़ की एक डाली पर आकर बैठ गया। उस प्रेत का भयानक चेहरा देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हम पसीने से लथपथ हो गए। उस प्रेत के शरीर पर काले काले बाल थे और उस प्रेत के दांत बेहद ही नुकीले थे और बाहर की ओर निकले हुए थे कि तभी उस प्रेत ने मेरे दोस्त का गला पकड़ लिया और उसके हाथ को अपने बड़े बड़े दांतों से दबोचकर एक झटके से उखाड़कर नीचे फेंक दिया। वो सब देखकर मेरा शरीर कपकपाने लगा और मैं पेड़ से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरे दोस्त की अधखाई लाश उसी पेड़ की डाली पर पड़ी थी और वो प्रेत वहाँ नहीं था। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई और कुछ समय तक तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं वहीं बिल्कुल शांत खड़ा था कि तभी एक बार फिर काफ़ी तेज़ तूफान आ गया। वो देखकर मैं समझ गया कि मेरा अब यहाँ रुकना सही नहीं है और मुझे खतरा है। फिर मैं फ़ौरन वहाँ से अपने घर की तरफ भागा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी सच्ची घटना। मेरा नाम आशीष है। ये मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी सच्ची घटना है। ये बात 3 साल पहले की है। मेरी स्कूल से छुट्टी हो गई थी। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। मैं और मेरा दोस्त साथ साथ ही घर जाते थे। उस दिन भी जब हम पैदल घर के लिए निकले तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई, क्यों ना आज जंगल वाले रास्ते से चलें और आम के बगीचे से कुछ आम भी तोड़ लेंगे। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, ठीक है भाई, आज जंगल वाले रास्ते से चलते हैं। फिर हम दोनों उसी जंगल वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। फिर बातें करते करते हम जंगल वाले रास्ते की तरफ पहुंच गए और फिर कुछ दूर आगे चलने पर ही हमें आम का बगीचा दिखाई पड़ा। तो हम दोनों और तेज़ तेज़ चलने लगे कि तभी हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। तो हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमने देखा कि एक कुत्ता हमारे साथ साथ चल रहा था। हम उस पर गौर न करते हुए आगे बढ़ते रहे। अभी हम कुछ दूर चले ही थे कि तभी हमें ऐसा लगा कि कोई काफ़ी तेज हमारी तरफ आ रहा है। तो झट से हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि एक बिल्ली हमारे साथ साथ चल रही थी। हमें याद आया कि अभी कुछ समय पहले हमारे साथ साथ एक कुत्ता चल रहा था। वो सब देखकर मैं समझ गया कि हमारे साथ छलावा हो रहा है और हम किसी नकारात्मक शक्ति की चपेट में हैं। कि तभी मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई, जल्दी भाग यहाँ से, हमें खतरा है। इतना कहते हुए हम दोनों आगे की तरफ मुड़े ही थे कि तभी हमारे पसीने छूट गए। हमने देखा एक 7-8 फीट का विकराल प्रेत हमारे सामने खड़ा था। उसे देखकर मैं और मेरा दोस्त कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस विकराल प्रेत ने मेरे दोस्त का गला पकड़ लिया और उसे ज़मीन से ऊपर उठा दिया। वो सब देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे दिल की धड़कनें बेहद ही तेज हो गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल बाहर आ जाएगा। फिर मैं पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागा और तब तक नहीं रुका जब तक अपने घर नहीं पहुँच गया। और अगले दिन जब गांव के किसी आदमी को मेरे दोस्त की लाश बेहद बुरी हालत में मिली
तो पूरे गांव में भगदड़ मच गई। मेरे दोस्त की लाश इतनी बुरी हालत में थी कि कोई उसे एक नज़र देख भी नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी सच्ची घटना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ। ये बात 7 महीने पहले की है। मेरे घर पर पूजा थी, सारा सामान आ चुका था। बस पूजा में एक चीज़ की कमी थी, वो थी घी। तो घी मुझे अपनी मौसी के घर से लाना था। इसीलिए भरी दोपहर 2:30 बजे ही मैं मौसी के घर के लिए निकल पड़ा। मेरी मौसी का घर मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। लगभग 3 घंटे तक लगातार सफ़र करने के बाद मैं मौसी के घर पहुंचा। उस वक्त करीब 7 बज चुके थे और रात हो चुकी थी। मौसी के घर थोड़ा आराम करने के बाद मैं वापस अपने घर के लिए निकला तो मौसी ने मुझसे कहा कि अब कल सुबह चले जाना, क्योंकि रात के वक्त घी साथ लेकर सफ़र पर नहीं निकलना चाहिए। तो मैंने अपनी मौसी से कहा कि क्या मौसी, आप भी ये पुरानी बातों पर विश्वास करती हो? फिर अपनी बाइक स्टार्ट करके मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा। अब मैं अपने घर के करीब था। रात काफ़ी हो चुकी थी और अभी 3.5 किलोमीटर और चलना था कि तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि रोड की एक तरफ से दूसरी साइड कोई सफ़ेद परछाई बेहद तेज़ी से गुजर गई। कि तभी अचानक मेरी बाइक बंद हो गई और फिर मैंने गाड़ी को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने फ़ोन निकाल कर टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था कि तभी एक आवाज़ गूंजी, वो घी मुझे दे दे और चला जाए यहाँ से। मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर घी नहीं मिला तो मैं तुम्हारा खून पीऊँगी। मैं ये सुनकर पसीने से लथपथ हो गया और पैदल ही घर को भागने लगा। और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पंडित को घी देते हुए घर के लोगों को सारी बात बताई। कि तभी घर के लोगों से बात करते हुए ही मुझे खून की उल्टियां शुरू हो गईं और मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। कि तभी पंडित ने मेरे घर वालों से उन्हें उस जगह ले चलने को कहा जहां पर मुझे उस चुड़ैल की आवाज़ सुनाई दी थी। और पंडित ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द ये घी उस चुड़ैल तक पहुंचाना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर मेरे घर वाले वहीं घी का डिब्बा लेकर पंडित के साथ उसी जगह पर पहुंचे जहां पर मेरी बाइक खराब हो गई थी। फिर पंडित ने उसी जगह एक पेड़ के पास वो घी का डिब्बा रख दिया और सभी लोग वहां से घर वापस लौट आए। और फिर मेरी तबीयत में भी सुधार होने लगा था और मुझे खून की उल्टियां होना भी बंद हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी सच्ची घटना। मेरा नाम सचिन है। मैं आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ ही घटी थी। मेरा छोटा सा घर शहर में ही है और मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और रोज़ फैक्ट्री से छुट्टी मिलने के बाद वापस अपने घर के लिए लौटता हूँ। कई बार तो फैक्ट्री में काम कुछ ज़्यादा ही होता है तो छुट्टी भी देर में मिलती है और फिर वापस घर लौटने में काफ़ी रात भी हो जाती है। तो ठीक ऐसे ही एक दिन फैक्ट्री में काम कुछ ज़्यादा ही था, जिस वजह से मुझे घर लौटते वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। तो जब मैं वापस अपने घर लौट रहा था तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझकर मैं दोबारा चलने लगा कि तभी मैंने देखा एक औरत बीच रोड में अपने हाथ में भाला लेकर खड़ी थी। उस वक्त मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैं कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा उसी को देखता रहा। तभी अचानक उसने वो भाला हाथ में उठाया और मेरी तरफ फेंक दिया। उस वक्त तो मेरी जान ही निकल गई। डर के मारे मैंने अपना सर नीचे कर लिया। फिर कुछ सेकंड बाद जब मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो भाला जो उस औरत ने मेरी तरफ फेंका था वो भी गायब हो चुका था। मैं कैसे भी जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँच जाना चाहता था, इसीलिए मैं तेज तेज चलने लगा।
अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। डर के मारे मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा, कि तभी वो औरत जिसने मेरी तरफ वो भाला फेंका था, मैंने देखा वो औरत अचानक से मेरे सामने रास्ते पर रोड के साइड लगे एक पेड़ पर उल्टा लटक गई थी और अपनी अजीब और भयानक आंखों से मुझे ही घूर रही थी। वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। वो औरत भी मेरे साथ साथ भाग रही थी कि तभी उस औरत ने इतनी तेज चीख मारी कि मेरे कान ही सुन्न पड़ गए। मगर मैं बिना रुके बस सामने रास्ते की ओर भागता रहा कि तभी मैंने देखा रोड से थोड़ी दूरी पर एक काली माता का मंदिर बना हुआ है। फिर मैं उसी मंदिर की तरफ भागने लगा और उस मंदिर के पास पहुंचकर जल्दी से उस मंदिर में घुस गया और फिर वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सुबह हो चुकी थी और मंदिर का पुजारी मेरी आंखों पर पानी के छींटे मार रहा था। फिर कुछ देर खुद को शांत करने के बाद मैंने मंदिर के पुजारी को सारी बात बताई। फिर मेरी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने कहा कि बेटा, वो एक चुड़ैल की आत्मा है। जिस रास्ते पर वो तुम्हें भाले के साथ दिखी थी, ठीक उसी जगह पर कुछ लोगों ने एक औरत को भालों से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। बाद में उस औरत की आत्मा चुड़ैल बनकर रात के वक्त हर आने जाने वाले को परेशान करती है। फिर मंदिर के पुजारी ने मुझे रात के वक्त उस रास्ते से आने जाने से मना कर दिया और कहा कि वो चुड़ैल तुम्हारी जान भी ले सकती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम सुरेश है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब मेरा सामना एक नरभक्षी चुड़ैल से हो गया था, मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। वहाँ मैंने खूब मौज मस्ती की और अपने दोस्त को उसकी शादी की बधाई दी। इसी बीच मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो बेहद ही खूबसूरत थी। न चाहते हुए भी मेरी नज़र बार बार उस पर ही पड़ रही थी। मैंने अपने दोस्त से उस लड़की के बारे में पूछा कि ये लड़की कौन है, तो मेरे दोस्त ने कहा कि कौन लड़की? तो मैंने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो लड़की जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए है। मगर अजीब बात थी कि मेरे दोस्त को तब भी वो लड़की नज़र नहीं आई। लिहाजन मैंने अपनी बात वहीं ख़त्म कर दी। फिर जब मैं दोस्त की शादी में खाना खा रहा था, तब मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो लड़की मुझे ही देख रही थी। कि तभी मैंने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो मैंने देखा वो लड़की वहाँ कहीं भी नहीं थी। फिर मैं उस लड़की को चारों तरफ ढूंढने लगा, मगर कहीं भी मुझे वो लड़की नज़र नहीं आ रही थी। उस लड़की को ढूंढते हुए मैं दोस्त की शादी से बाहर आकर रोड पर पहुंच गया और तभी मैंने देखा वो लड़की एक लड़के के साथ रोड के दूसरी तरफ बने घने जंगल में जा रही थी। उस लड़के को उस लड़की के साथ जाता देख मुझे बेहद ही गुस्सा आ रहा था। लिहाजन मैं भी चुपके चुपके उनके पीछे जाने लगा और उन्हीं के साथ उस घने जंगल में घुस गया। कि तभी वो लड़की और लड़का मेरी आंखों से ओझल हो गए। वो सब मुझे उस घने जंगल में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर उन्हें ढूंढते हुए मैं उस जंगल के और अंदर घुस गया और तभी मुझे एक लड़के की चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं एकदम से सकपका गया और फिर मैं उसी आवाज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। और तभी एक पेड़ के पास मैंने चांद की रोशनी में देखा कि वो औरत बेहद ही भयानक बन चुकी थी और वो औरत इंसान नहीं बल्कि एक नरभक्षी चुड़ैल थी। वो चुड़ैल उस लड़के का मांस नोच नोच कर खा रही थी और उस चुड़ैल ने उस लड़के को जान से मार दिया था। वो सब देखकर मेरी जान हलक में अटक चुकी थी और मेरा शरीर कँपकँपाने लगा था। कि तभी मैं फ़ौरन वहाँ से पूरी जान लगाकर भागा और वहाँ से भागकर मैं सीधा दोस्त की शादी में आ गया और बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया
तो मैंने देखा कि शादी में आए सभी लोग मेरे पास मौजूद थे। और फिर मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या हो गया था तुझे। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि कुछ नहीं यार, बस थकान की वजह से चक्कर आ गया था। दोस्तों, मैंने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की, पर आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी सच्ची घटना। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं आपको अपने साथ घटी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात 2 साल पहले की है, जब मेरा सामना एक ब्रह्म राक्षस से हो गया था। दरअसल उन दिनों मेरे खेतों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा था, जिस वजह से मैं हर रोज़ खेत पर सोता था और अपने साथ खाना भी ले जाता था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने लिए खाना टिफ़िन में पैक करवा कर खेतों के लिए निकला। अभी मैं कुछ दूर पहुंचा ही था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, कि तभी एकदम से मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा मेरे पीछे एक विकराल ब्रह्म राक्षस खड़ा था। उसे देखकर मेरी जान हलक में अटक चुकी थी कि तभी उस ब्रह्म राक्षस ने मेरा खाना छीनते हुए मुझे उठाकर दूर पटक दिया, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया और मेरी आंखें सुबह में खुली तो मैंने देखा मेरे गांव के कई लोग मेरे पास मौजूद थे और मेरे पिताजी मेरी आंखों में पानी के छींटे मार रहे थे। मेरा नाम रवीश है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं 12-13 साल का था। तब मेरे पापा का ट्रांसफ़र दूसरी जगह पर हो गया था और फिर वहाँ पे हमने एक घर किराए पर लिया था। लेकिन जब हम उस घर में गए तो मुझे किसी और का तो पता नहीं, पर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उस घर में अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। खैर, पूरा दिन हम सब उस घर में सामान सेट करते रहे और रात में खाना खाकर हम सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आधी रात को किसी के गुर्राने की वजह से अचानक मेरी आंख खुल गई और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा एक विकराल ब्रह्म राक्षस मेरे कमरे में घुस रहा था और शायद अभी तक उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी कि तभी वो ब्रह्म राक्षस गुर्राते हुए कमरे से बाहर निकल गया और तभी दौड़कर मैं मम्मी पापा के कमरे में गया और उन्हें जगाकर अभी जो कुछ भी हुआ वो सब बताने लगा। अभी मैं अपनी बात मम्मी पापा से बता ही रहा था कि तभी अचानक मेरे बड़े भाई की चीख सुनाई पड़ी। हम सब दौड़कर बड़े भाई के कमरे में गए, पर वहाँ मेरा भाई नहीं था कि तभी एक बार फिर मेरे बड़े भाई की चीख पूरे घर में गूंज उठी। हम सब ने नोटिस किया कि आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। हम सब दौड़कर बाथरूम की तरफ भागे और वहाँ पर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा मेरे बड़े भाई का सर बाथरूम में लगे शीशे में घुसा हुआ है और बाथरूम में बस खून ही खून था कि तभी मेरे मम्मी पापा भी दौड़कर बाथरूम की तरफ आ गए और मेरे बड़े भाई की ये हालत देखकर मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर फ़ौरन ही हमने बड़े भाई को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मगर अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रहने के बाद मेरे बड़े भाई की मौत हो गई। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरा नाम जितेंद्र है और ये मेरे और मेरे दोस्त अभिषेक के साथ घटी सच्ची घटना है। उन दिनों गर्मियों का वक्त था। भरी दोपहर सब लोग घर में अंदर ही बंद थे और बाहर गर्म लू चल रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा था। यही सही मौका था आम चुराने का। मैंने और अभिषेक ने यही वक्त चुना था। बगीचे की ओर बढ़ते हुए प्लान के अनुसार हम दोनों बगीचे की ओर बढ़ते हैं। हमारे प्लान के अनुसार मैं पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने वाला था, वहीं मेरा दोस्त अभिषेक आसपास नज़र रखने वाला था। थोड़ी ही देर में हम दोनों आम के बगीचे में पहुंच जाते हैं, जहां दूर दूर तक एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। हम दोनों को लगा कि हमारा प्लान एकदम सही है। जल्दी ही मैं पेड़ पर चढ़ गया और अभिषेक आसपास नज़र रखने लगा। आम तोड़ते तोड़ते मुझे अभिषेक की चीख सुनाई दी। मैंने फ़ौरन आम के पेड़ से नीचे उतरकर
अभिषेक से पूछा, अरे अभिषेक, क्या हुआ, तुम चीखे क्यों? तब अभिषेक ने मुझसे कहा कि कुछ नहीं, तू चुपचाप आम तोड़, इससे पहले कोई आ जाए। अभिषेक की बात सुनकर मैं दोबारा आम के पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ गया और आम तोड़ने लगा कि तभी मुझे ख्याल आया कि जब हम घर से आम तोड़ने के लिए निकले थे तो अभिषेक ने नीली टी शर्ट और हाफ लाल रंग की कैबरी पहन रखी थी। तो अब अभिषेक ने एकदम से काली टी शर्ट और काली कैबरी कब पहन ली, यही पूछने के लिए मैंने नीचे अभिषेक की तरफ देखा और अभिषेक को आवाज़ देते हुए कहा कि अबे तूने काले कपड़े कब पहन लिए? और तभी एकदम से अभिषेक मेरी तरफ देखने लगा और उसका चेहरा बेहद ही भयानक होने लगा और तभी अभिषेक एक विकराल ब्रह्म राक्षस बन गया। उसे देखकर मैं कांपने लगा था और मैं कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही उस ब्रह्म राक्षस ने हवा में उड़कर मेरी गर्दन पकड़ ली कि उसी वक्त आम के बगीचे का रखवाला चिल्लाते हुए बोला, अबे कौन है? पेड़ पर नीचे उतरो। और तभी मैं आम के पेड़ से नीचे गिर जाता हूँ और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने से मैं बेहोश हो चुका था। और फिर जब आम के बगीचे का रखवाला मेरे पास आया तो वो मुझे देखकर पहचान गया, क्योंकि मैं बेहोश था। लिहाजन आम के बगीचे का रखवाला मुझे घर पहुंचाता है। वहीं दूसरी ओर गांव वाले और अभिषेक के परिवार के लोग अभिषेक को ढूंढने में लगे थे, क्योंकि अभिषेक अब तक घर नहीं लौटा था। जब मुझे होश आया तब मैंने डरते डरते सब कुछ अपने घर वालों को बता दिया। मेरी ये सब बातें सुनकर मेरे घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर जब मेरी माँ की नज़र मेरी गर्दन पर पड़ी तो माँ ने देखा कि मेरी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे जो गाले पड़ चुके थे। मेरी गर्दन पर उंगलियों के निशान देखकर मेरे घर वालों को यकीन हो गया कि मैं वाकई सच बोल रहा हूँ। फिर मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई कि अभिषेक भी मेरे साथ ही था। फिर मेरी बात सुनकर गांव वाले अभिषेक को ढूंढने उसी बगीचे की ओर गए जहां बगीचे की दूसरी तरफ घना जंगल था। जब गांव वाले उस जंगल में घुसे तो वहां उन्होंने देखा कि अभिषेक की लाश बहुत बुरी अवस्था में है। अभिषेक की लाश इतनी बुरी अवस्था में थी कि गांव वालों से देखा नहीं जा रहा था। कहते हैं कि भरी दोपहर में भी रात की तरह ब्रह्म राक्षस और नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त अभिषेक के साथ घटी सच्ची दिल दहला देने वाली घटना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विप्लव है। मैं आपको अपने दादाजी के साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये बात 7 महीने पहले की है, जब मेरे दादाजी देर रात खेतों की रखवाली करने के लिए खेत जा रहे थे। दरअसल उन दिनों आवारा जानवर कुछ ज़्यादा ही हो गए थे और वो हमारी फसल बर्बाद कर रहे थे। इसलिए दादाजी को देर रात को भी खेतों की रखवाली के लिए जाना पड़ता था। अभी मेरे दादाजी खेतों के पास पहुंचे ही थे कि तभी उनको ऐसा लगा कि कोई जानवर खेत में घुसा हुआ है। और वो देखकर मेरे दादाजी को बेहद ही गुस्सा आ गया और वो हाथों में पत्थर उठाते हुए खेत की तरफ भागे। और गुस्से में उन्होंने खेत में जो कुछ भी था उसे जानवर समझकर कई गालियां भी दे दी और कई पत्थर उसकी तरफ फेंक कर मारे। मगर फिर मेरे दादाजी को कुछ बहुत अजीब दिखा। मेरे दादाजी ने नोटिस किया कि वो जो कुछ भी था वो अभी भी एक ही जगह पर खड़ा था और वो खेत से हटने का नाम नहीं ले रहा था कि तभी मेरे दादाजी दौड़ते हुए उसके बेहद पास पहुंच गए। और जब उन्होंने अपनी टार्च उसके चेहरे पर मारी तो मेरे दादाजी की हालत ख़राब हो गई और उनके पसीने छूट गए। मेरे दादाजी ने देखा कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षस था कि तभी वो ब्रह्म राक्षस एकदम से मेरे दादाजी के सामने आ गया और उसने मेरे दादाजी से भारी आवाज़ में कहा कि अगर तू बूढ़ा ना होता तो आज मैं तुझे जान से मार देता। और इतना कहकर उस ब्रह्म राक्षस ने मेरे दादाजी को
वहीं खेत में पटक दिया और वहाँ से चला गया। उस ब्रह्म राक्षस के मेरे दादाजी को जमीन पर पटकने से मेरे दादाजी बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मगर जब उन्होंने उठना चाहा तो वो उठ ही नहीं पा रहे थे कि तभी मेरे दादाजी को एक गांव वाला दिखा। उन्होंने उसे आवाज़ लगाई और फिर उसके आने पर उन्होंने उसे उनको घर छोड़ने को कहा। फिर वो गांव का आदमी मेरे दादाजी को घर पर ले आया। घर पर दादाजी की ऐसी हालत देखकर सब बेहद ही परेशान हो गए और फिर मैंने फ़ौरन ही दादाजी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिसके बाद लंबे इलाज के बाद अब मेरे दादाजी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी के साथ घटी सच्ची घटना। मेरा नाम तारिफ है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। ये 4 महीने पहले की बात है, जब गांव में मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा निकाह तय कर दिया था और मैं उस वक्त शहर में एक बर्तन फैक्ट्री में बर्तनों में डिज़ाइन देने का काम करता था। अब्बू ने मुझे फ़ोन करके घर आ जाने को कहा। लिहाजन उसी दिन शाम की ट्रेन पकड़कर मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा और जब मैं अपने गांव पहुंचा तब रात के 1:30 बज चुके थे। मैंने अपना एक बैग दोनों कंधों पर टांग रखा था और एक बैग को हाथ में पकड़े था, जिसमें घर की ज़रूरत का सब सामान रखा हुआ था। इतनी रात गए पैदल ही इतना सारा सामान लेकर घर जाने में मैं कुछ झिझक रहा था, क्योंकि आए दिन मेरे गांव से लेकर आसपास के गांवों में भी चोरी और लूटपाट जैसी घटनाएं होती रहती थी। फिर मैंने अब्बू को फ़ोन लगाया ताकि वो अपनी बाइक से आएंगे और मैं उन्हीं के साथ चल पड़ूंगा। मगर मेरी बदकिस्मती, अब्बू का फ़ोन स्विच ऑफ था। खैर, फिर मैंने और रात न करते हुए पैदल ही घर के लिए चलना शुरू कर दिया। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मैंने ध्यान दिया मैं आम की बाग के पास से गुजर रहा हूँ और मुझे याद आया कि गांव के लोगों का कहना है कि इन आम के पेड़ों पर एक जिन्नाती का वास है और वो जिन्नाती बेहद ही खतरनाक है। कि तभी खौफ के मारे मैं तेज़ तेज़ चलने लगा। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी अचानक मुझे एक आम के पेड़ पर ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगीं और वो पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। वो सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लगा और फिर कुछ समय दौड़ने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं एक ही जगह पर दौड़ रहा हूँ। मतलब मैं दौड़ तो रहा हूँ, पर वो जगह और आम का पेड़ मेरे साथ साथ ही बढ़ रहे हैं। मैं इतना डर गया कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और तभी मैंने देखा कि उस आम के पेड़ से एक जिन्नाती रोड पर कूद गई है और धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ रही है। वो जिन्नाती इतनी भयानक दिख रही थी कि उसे देखकर मैं सच बताऊं तो मैं अपनी पैंट गीली करने ही वाला था। मगर मैंने हिम्मत नहीं खोई और अल्लाह को याद करने लगा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं अपने घर के बाहर ज़मीन पर पड़ा था। उस दिन अल्लाह के रहमो करम से मेरी जान बच गई, वरना वो भयानक जिन्नाती मुझे जान से मारकर खा जाती। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैंने दोस्तों से मजाक मजाक में जिन्न और जिन्नाती को गालियां दे दी। दरअसल मेरे घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है और उस पीपल के चारों तरफ से एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। हर शाम हम सब दोस्त उसी चबूतरे पर बैठकर बातें करते रहते थे। मगर उस दिन बातों बातों में जिन्नों का टॉपिक छिड़ गया। मैं किसी भी तरह की रूहानी ताकत में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। लिहाजन मजाक मजाक में मैंने जिन्नाती को गालियां देते हुए कहा कि अगर कभी मेरी मुलाकात जिन्नाती से हो जाए तो मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर उसके साथ गलत काम रोज करूँगा। मैंने ये सब बोला ही था कि तभी चबूतरे पर लगा पीपल का पेड़ इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा कि ऐसा लगा कि अभी ज़मीन से उखड़कर बाहर गिर जाएगा। कि तभी अचानक से मैं हवा में टंग गया और मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। धीरे धीरे मेरे गले की कसम बढ़ती ही जा रही थी और मेरा चेहरा लाल पड़ने लगा था।
कि तभी किसी अनजानी ताकत ने मुझे चबूतरे पर पटक दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरे दोस्तों ने मेरी ये हालत देखी तो वो बेहद ही खौफ खा गए और तुरंत वहाँ से भागकर मेरे दोस्तों ने गांव वालों को घटना की जानकारी दी। कि तभी मेरे दोस्तों की सारी बात सुनकर एक बुजुर्ग गांव वाले ने जल्दी से जल्दी हमारे गांव के मौलाना को बुलाने को कहा। फिर मौलाना के साथ सभी गांव वाले उसी चबूतरे के पास आए जहां पर मैं बेसुध पड़ा था। मुझे देखकर मौलाना फौरन मेरे पास आए और उन्होंने देखा कि मेरी आंखें ऊपर की ओर टंग गई थी। फौरन ही मौलाना ने कोई मंत्र पढ़ा और फिर एक अभिमंत्रित लाल धागे से मुझे उसी पीपल के पेड़ पर बांधा गया। जिसके बाद मौलाना ने मंत्र पढ़ते हुए वो लाल धागा काट दिया। जिसके बाद मैं होश में आ गया और मैंने मौलाना के पैर पकड़ लिए। फिर मौलाना ने बताया कि ये सब मेरी नादानी का नतीजा है। मेरी ऐसी अपमानजनक बातों से वो जिन्नाती मुझ पर क्रोधित हो गई थी। और तो और अगर वक्त रहते मौलाना ना पहुंचते तो वो जिन्नाती मुझे जान से मार देती। फिर मैं उसके बाद हॉस्पिटल गया और वहाँ मैंने अपने सर पर पट्टी कराई क्योंकि उस जिन्नाती ने मुझे ज़मीन पर पटक दिया था, जिस वजह से मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। दोस्तों, आज मैं ठीक हूँ और भूल कर भी इन रूहानी ताकतों का मजाक नहीं उड़ाता हूँ। मेरा नाम अफजल है। ये घटना 9 साल पहले की है जो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। उन दिनों मेरी नई नई नौकरी लगी थी, जिस वजह से घर आने में मुझे कई बार काफ़ी रात हो जाती थी क्योंकि कई बार नाइट मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। ये बात उन्हीं दिनों की है जब एक दिन मैं अपनी कार से देर रात करीब 11:30 बजे घर जा रहा था। उस वक्त हाईवे तो बराबर चल रहा था, मगर जब मैं अपने घर के रास्ते पर हाईवे से मुड़ा तब उस रास्ते पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी और वो रास्ता बिल्कुल खाली था, जिस वजह से मैं अपनी कार काफ़ी तेज़ी से चला रहा था। मैं अभी कुछ दूर चला ही था कि तभी रास्ते पर मैंने एक इंसान को अजीब ढंग से रोड के बीचों बीच चलते हुए देखा। अगर आपने कभी ज़ॉम्बीज़ मूवीज़ देखी हैं तो आपको उसके चलने के तरीके को समझने में काफ़ी आसानी होगी। वो जो कुछ भी था बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह चल रहा था कि तभी उसके बेहद पास पहुंचने पर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा वो जो कुछ भी था उसके सिर पर एक सींग निकला हुआ था कि तभी अचानक से वो मेरी कार की तरफ मुड़ गया और फिर मैंने देखा कि वो कोई इंसान नहीं था, वो जिन्नाती थी और वो अपने हाथ पर एक कटे हुए सिर को पकड़े हुई थी और लगभग उसका आधा सर नोच नोच कर खा चुकी थी और उसका सिर नोचते हुए ही वो मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी कि तभी मैंने गाड़ी को वापस घुमाकर यू टर्न लिया और वहाँ से भाग निकला। आज भी मुझे वो जिन्नाती का भयानक चेहरा पूरी तरह से याद है। उसकी आंखें किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह बिल्कुल सफ़ेद थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। दोस्तों, उस खौफनाक घटना को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम अभिषेक है। मैं आपको अपने और अपने दोस्त मंजीत के साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। दरअसल एक रोज़ जब फैक्ट्री से शाम को हमारी छुट्टी हुई तब हम दोनों दोस्तों ने ठेके पर जाकर शराब खरीदने का डिसाइड किया। हम दोनों दोस्त एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और एक ही रूम में रहते थे। तो जब हम ठेके पर पहुँचे तो मैं दारू लेने लग गया। तभी मैंने देखा कि मंजीत रोड के किनारे चलते हुए एक बूढ़ी औरत का पीछा कर रहा था। मैंने 2-3 बार मंजीत को आवाज़ लगाई, मगर मंजीत को जैसे उस बूढ़ी औरत के अलावा ना तो कुछ सुनाई दे रहा था ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। तभी मेरी नज़र उस बूढ़ी औरत के पैरों पर पड़ी और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा उस बुढ़िया के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे कि तभी मैं दौड़कर मंजीत के पास गया। वो बस उस बुढ़िया की तरफ बढ़ता ही जा रहा था और तभी मैंने मंजीत को ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए उससे कहा कि पागल हो गया है तू,
कहाँ जा रहा है? देख नहीं रहा इस बुढ़िया के पैर उल्टे हैं? ये इंसान नहीं कोई डायन है। कि तभी मंजीत होश में आते ही जोर जोर से कांपने लगा और उसने कहा कि भाई वो बुढ़िया हमारी तरफ आ रही है। और जैसे ही मैंने उस बुढ़िया की तरफ देखा तो उसको अपनी तरफ आता देख मैं वहाँ से भागकर शराब की दुकान में घुस गया। और जैसे ही मैंने मंजीत को बुलाने के लिए पीछे देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोड से वो बुढ़िया और मंजीत गायब थे। उसके बाद मैंने मंजीत के परिवार वालों को मंजीत के लापता होने की बात बताई। अगले ही दिन मंजीत के परिवार वालों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। आज इस घटना को 7 साल हो चुके हैं मगर मंजीत का अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त मंजीत के साथ घटी सच्ची घटना। मेरा नाम नमन है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। दरअसल एक स्कूल में मेरी नई नई चपरासी की नौकरी लगी थी। अभी मैं उस स्कूल पर बिल्कुल नया था तो उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। और एक रोज़ स्कूल के एक स्टोर रूम से कोई ज़रूरी सामान निकालना था मगर कोई उस स्टोर रूम में जाकर सामान बाहर नहीं निकाल रहा था, जिस वजह से प्रिंसिपल ने मुझे स्टोर रूम से एक लोहे की बड़ी सी पेटी बाहर निकाल कर लाने को कहा और स्टोर रूम की चाबी भी दी। मैं स्टोर रूम के अंदर पहुंचा। यकीन मानिए दोस्तों, मुझे वहाँ बहुत भारी महसूस हो रहा था। उस स्टोर रूम के अंदर एक अजीब सी मनहूसियत छाई थी। मैंने देखा कमरे के एक कोने में एक लोहे की पेटी रखी हुई थी। मैं जैसे ही पेटी उठाने लगा मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझा और दोबारा पेटी उठाने लगा। वो लोहे की पेटी बहुत भारी थी। अभी मैं पेटी उठा ही रहा था ही तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है। मैं डर से कांपने लगा था और फिर मैंने जल्दी से वो लोहे की पेटी उठाई और वहाँ से भागा। स्कूल के सभी लोग मेरे स्टोर रूम से बाहर आने पर मुझे ही घूर रहे थे। मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर वो पेटी रख दी और लगभग 1-2 घंटे के बाद जब मैं स्कूल के मेन गेट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था कि तभी मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा और तभी मुझे कई बार उल्टियाँ हुई और मुझे काफ़ी देर बुखार आ गया। जब प्रिंसिपल को यह बात पता चली तो उन्होंने मुझे आराम करने को बोला और मुझे स्कूल के 3rd फ्लोर पर भेज दिया। दरअसल 3rd फ्लोर पर अभी काम चल ही रहा था। 3rd फ्लोर पर अभी सिर्फ एक ही कमरा बना था और उस वक्त दोपहर के करीब 2-2:30 बज चुके थे, इसीलिए सभी मज़दूरों की छुट्टी हो चुकी थी। मैं उस कमरे में बिल्कुल अकेला था। तेज़ बुखार के चलते मैं उस कमरे में चुपचाप जाकर लेट गया और फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। अभी मैं सोया ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। मैंने एक झटके से आँख खोली और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं डर से कांपने लगा। मैंने देखा एक भयानक सा आदमी जिसका चेहरा जला हुआ था, वो मेरे ऊपर बैठा था और दांत किटकिटाते हुए मेरा गला दबा रहा था। मेरी सांस गले में ही अटक चुकी थी और मुझसे चिल्लाया भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर हिम्मत करके मैंने ज़ोर से चीख लगाई मगर शायद मेरी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जा रही थी कि तभी एकदम से उस आदमी ने मेरा गला छोड़ दिया और फिर मुझसे अजीब सी भारी आवाज़ में कहा कि चला जा यहाँ से। मैं अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागा। उसी दिन मैंने वो नौकरी छोड़ दी और उस स्कूल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बाद में कुछ आदमियों से मुझे पता चला कि जिस स्टोर रूम में मैं वो लोहे की पेटी निकालने के लिए गया था, उसी स्टोर रूम में स्कूल के ही एक छात्र ने रैगिंग से परेशान होकर खुद को आग लगाकर उसी स्टोर रूम में अपनी जान दे दी थी। लोगों ने बताया कि उस लड़के का स्कूल में न्यू एडमिशन था और उसके क्लास के छात्र उसे हद से ज़्यादा परेशान करते थे, जिस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया और अब उसकी आत्मा उसी स्टोर रूम में भटकती है और स्टोर रूम में आने वाले हर आदमी को परेशान करती है। इसीलिए स्कूल के मैनेजर ने
उस स्टोर रूम को ताला लगवाकर हमेशा के लिए बंद करवा दिया था और किसी बेहद ही ज़रूरी सामान को बाहर निकालने के लिए उस स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला जाता था। आखिरी बार तुम्हारी ही तरह एक चपरासी ने उस स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर कोई सामान बाहर निकाला था और जब वो स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद देर रात को घर जा रहा था तो रास्ते में किसी ने उसे बड़ी बेरहमी के साथ जान से मार दिया था। उन लोगों की यह बातें सुनकर मैं बेहद ही डर गया और फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर एक सिद्ध बाबा रहते हैं, अब वही तुम्हें उस आत्मा से बचा सकते हैं। फिर मैं उन बाबा के पास गया और मैंने उन्हें अपनी आप बीती बताई। मेरी बात सुनकर उन बाबा ने एक ताबीज़ बनाकर मेरे गले में डाला और एक पाउडर देकर कहा कि इसे अपने घर के चारों तरफ एक घेरे के रूप में छिड़क देना और उन बाबा ने यह भी कहा कि रात के वक्त घर से बाहर पूरे 1 हफ्ते तक बाहर मत घूमना। बाबा की बताई सारी बातों का मैंने पूरी तरह से पालन किया। खैर आज उस घटना को हुए 6 महीने बीत चुके हैं और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों यह थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम संजय है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब मेरे घर पर मेरी मौसी आई हुई थी। उन दिनों सर्दियों का वक्त था। मेरी मौसी हर बार जब भी आती थी तो अपने साथ हम सब के लिए मिठाइयाँ, कपड़े और ढेरों सामान लाती थी और लगभग 1 महीने हमारे घर रुककर ही अपने घर वापस जाती थी। तो इस बार जब मौसी को आए हुए 4-5 दिन ही हुए थे कि तभी मेरे भैया यानी मौसी के बेटे का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि अचानक से मौसा जी की तबीयत खराब हो गई है और मौसा जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और मौसी का बेटा उन्हीं की देखभाल में लगा हुआ है, जिस वजह से मौसी को उनके घर छोड़ने मुझे ही जाना होगा। और डॉक्टर ने मौसा की हालत गंभीर बताई है और ये भी कहा है कि किसी भी वक्त मौसा को कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसी रात करीब 9:30-10 बजे के आसपास मैं मौसी को अपनी बाइक से उन्हीं के घर ले जाने के लिए निकल पड़ा और जब मैं मौसी के घर पहुंचा तो हमें पता चला कि मौसा की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई है और उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके बाद उनकी लाश को मौसी के घर लाया जाएगा। आगे तो आप सब समझते हैं कि किसी परिजन की मौत के बाद क्या किया जाता है। इधर मौसी को उनके घर पर छोड़कर मैं अपने घर अपनी माँ को लेने के लिए निकल पड़ा। उस वक्त सुबह के 3:30-4 बज रहे होंगे। जब मैं अपने घर लौट रहा था रोड बिल्कुल खाली थी। उस वक्त एक भी गाड़ी रोड पर नहीं चल रही थी, इसीलिए मैं गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रहा था कि तभी रास्ते में मुझे थोड़ी दूरी पर एक आदमी दिखा जो बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़ा था और उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। मैंने उसे देखकर बाइक की स्पीड स्लो कर दी। उसके काफ़ी पास जाने पर बाइक की लाइट में मुझे पता चला कि उस आदमी ने अपना चेहरा रोड की दूसरी साइड घुमा रखा था। फिर मैंने गाड़ी बेहद ही स्लो कर दी और हॉर्न देते हुए मैं उसके साइड से गाड़ी निकालने ही वाला था कि तभी एकदम से वो मेरी तरफ मुड़ गया और उस आदमी का चेहरा देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे अपनी आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। मैंने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं मेरे मौसा थे, जिनकी कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी और अभी उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा था। उन्हें देखकर मैंने एकदम से ब्रेक मारी और मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे कि तभी मैंने देखा मेरे मौसा ने मुझे देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी और एकदम से हवा में धुआं बन गए। उनकी हंसी के वक्त मेरी नज़र उनके दांतों पर गई जो बेहद ही नुकीले और टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे और उनकी आंखें किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह बिल्कुल सफ़ेद थी। मेरे मौसा के गायब होते ही मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और पूरी जान लगाकर वहाँ से भागा और घर पहुँचते ही मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। पहले तो मेरी माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरे कई बार अपनी बात पर जोर देने पर मेरी माँ को मेरी बातों पर यकीन हो गया
और फिर माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारे मौसा की मौत आधी उम्र में हो गई है। इसे अकाल मृत्यु कहते हैं, जिस वजह से तुम्हारे मौसा की आत्मा इधर उधर भटक रही है। और जब उनका क्रियाकर्म कर दिया जाएगा तब उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और फिर मेरी माँ ने मुझे ये बात मौसी और उनके परिवार वालों से बताने से मना किया और कहा कि मौसी को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होगा और तुम्हारी ऐसी बातों से उनके दिल को ठेस पहुँचेगी। खैर, फिर मैंने ये बात किसी और के साथ शेयर नहीं की, लेकिन आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम रोशनलाल त्रिपाठी है। मैं आपको अपने घर के सामने रहने वाले रमेश और उसके परिवार के साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। रमेश बहुत ही सीधा व्यक्ति था। उसके परिवार में 4 लोग थे। रमेश की पत्नी, उसका एक बेटा और एक बेटी। रमेश बहुत ही गरीब व्यक्ति था, साथ ही एक पैर से विकलांग भी था। रमेश के सर पर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ था और लेनदार आए दिन उसके घर अपना पैसा लेने के लिए पहुंच जाते थे। विकलांग होने की वजह से जब रमेश को गांव में कहीं पर भी काम नहीं मिला तो रमेश ने शहर जाकर कोई काम ढूंढने का निश्चय कर लिया, ताकि वो लेनदारों का पैसा भी वापस लौटा सके और अपने बीवी बच्चों के लिए भी कुछ अनाज पानी की व्यवस्था कर सके। अपनी पत्नी को सारी बात बताकर रमेश ने दिलासा देते हुए कहा कि मुझे जल्दी ही शहर में कोई काम मिल जाएगा। रमेश की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि आप जल्दी ही पैसे लेकर वापस लौट आइएगा, क्योंकि लेनदार आए दिन घर आ जाते हैं और मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रमेश घर से शहर के लिए निकल गया। रमेश के पैसों के लेनदारों में एक महेंद्र नाम का आदमी था, जो बहुत ही गलत किस्म का आदमी था। रमेश ने उससे अपनी ज़मीन गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लिए थे। जब महेंद्र को उसके आदमियों से पता चला कि रमेश कोई काम मिलने की उम्मीद में शहर जा रहा है, तो महेंद्र ने अपने 4-5 आदमियों को भेजकर रमेश को बीच रास्ते में ही मरवा दिया। और तो और उसने रमेश के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में कटवाकर नदी में फेंकवा दिया। उसने वो सब इसलिए किया था कि रमेश की मौत के बाद उसके घर वाले बुरी तरह से टूट जाएंगे और अपनी सारी ज़मीन जायदाद महेंद्र को सौंपकर या तो आत्महत्या कर लेंगे या फिर ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। रमेश की मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी की क्या हालत हुई होगी, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। रमेश की छोटी सी बच्ची अपनी माँ से पूछ रही थी, माँ आप क्यों रो रहे हो? पापा को क्या हो गया है? क्या वो अब कभी नहीं आएंगे? फिर रमेश के बेटे ने अपनी माँ और बहन को शांत कराकर अपनी माँ को बोला कि माँ आप परेशान मत हो, वरना पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं कल से काम पर जाऊंगा और लेनदारों का कर्जा चुकाऊंगा। अभी भी रमेश की पत्नी और बेटा इस बात से अनजान थे कि आखिर रमेश की मौत कैसे हुई, और रमेश की लाश का भी कुछ पता नहीं चल सका, क्योंकि महेंद्र के आदमियों ने रमेश की लाश को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर नदी में फेंक दिया था। अभी सूखी नमक रोटी खाकर माँ बेटा और पत्नी सोए ही थे कि तभी आधी रात को दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। कोई दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। दरवाजे पर हो रही दस्तक से रमेश की पत्नी, रमेश का बेटा और रमेश की छोटी सी बेटी भी जग गई थी। जैसे ही रमेश की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर महेंद्र और उसके कुछ आदमी मौजूद थे। महेंद्र और आदमियों को इतनी रात गए दरवाजे के पास पाकर रमेश की पत्नी एकदम से सकपका गई और जल्दी से साड़ी का पल्लू सर से ढकते हुए पूछा कि क्या बात है? भाभी जी, भैया की मौत की खबर मिली मुझको, बहुत गलत हुआ ये, पर अब भगवान की मर्जी के आगे और कर भी क्या सकते हैं आप लोग। फिर आगे महेंद्र ने रमेश की पत्नी से कहा कि तो फिर भाभी, आगे का क्या सोचा है आपने? अब भाभी, मैं भी उतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना कि आप लोग मुझे समझते हैं, बल्कि मैं उससे भी ज़्यादा बुरा आदमी हूँ। इसीलिए आप सब कल सुबह ही
ये घर छोड़कर बाहर निकल जाइए, क्योंकि अब मेरा पैसा आप चुका नहीं सकते। महेंद्र की बात सुनकर रमेश की पत्नी ने गुस्से से बोला कि रमेश की मौत हुई है, मेरी नहीं। कल से मैं और मेरा बेटा काम पर जाएंगे और आपका पूरा पैसा जल्दी ही आपको वापस लौटा देंगे। ये कहते हुए रमेश की पत्नी दरवाज़ा बंद कर ही रही थी कि तभी महेंद्र की नीयत खराब हो गई और उसने अपना कर्जा वसूल करने के लिए बहुत ही घिनौनी चाल चली। दरवाजे को धक्का मारकर महेंद्र घर के अंदर घुस गया और जबरन रमेश की पत्नी का बलात्कार किया। और फिर उस दरिंद्रे महेंद्र ने रमेश की पत्नी को गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। और फिर इस डर से कि कहीं रमेश के बच्चे पुलिस के सामने अपना मुंह ना खोल दें, शायद इसीलिए उस निर्दयी महेंद्र ने रमेश के छोटे छोटे बच्चों को भी गोली मार दी और उनने भी उसी वक्त दम तोड़ दिया। फिर महेंद्र ने सभी लाशों को ठिकाने लगवा दिया और फिर दरवाजे को ताला लगाकर महेंद्र अपने घर चला गया। और एक हफ्ते बाद देर रात महेंद्र अपने आदमियों के साथ रमेश के घर पर शराब पी रहा था और रमेश और उसके परिवार को किस तरह मारा यही बातें करते हुए हंसी के ठहाके मार रहा था। उस दिन अमावस्या की रात थी और अमावस्या की रात भूत प्रेत जिन्नात और रूहानी ताकतों की रात होती है। बातें करते हुए महेंद्र और उसके साथी एकदम से सकपका गए, क्योंकि उन्होंने देखा घर की सारी सामान जोर जोर से हिलने लगी थी। और तभी कमरे का दरवाज़ा अचानक से दीवार से उखड़कर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। और तभी महेंद्र और उसके आदमियों ने देखा कि एक विकराल जिन्न उस दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश किया। और तभी उस जिन्न के साथ एक जिन्नाती भी घर के अंदर आ गई। और तभी उस जिन्नाती के पीछे से घर में एक छोटा जिन्न और एक छोटी जिन्नाती घर के अंदर आ गए। महेंद्र और उसके आदमियों की हालत खराब हो गई। एक झटके में उनका सारा नशा उतर गया। वो वहाँ से भागते उससे पहले ही जिन्नाती ने उन पर हमला कर दिया और उन सबको मारकर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वो जिन्न रमेश था और जिन्नाती उसकी पत्नी थी और वो बच्चे रमेश और उसकी पत्नी के थे और वो बच्चे भी जिन्न बन चुके थे। दरअसल महेंद्र के आदमियों ने रमेश के शरीर के टुकड़ों को जिस नदी में फेंके थे, उस नदी पर एक जिन्न का वास था और उस जिन्न ने अपनी शक्तियों से रमेश और उसके बीवी बच्चों को भी जिन्न बना दिया। महेंद्र और उसके साथियों को मारकर वो परिवार जिन्नों की दुनिया में लौट गया। मेरा नाम राघवेंद्र है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। जब मैं शिवाजी नगर से देर रात घर लौट रहा था, रोड पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। रोड के दोनों साइड घने पेड़ थे। मैं उस रास्ते पर कार को तेज़ रफ्तार में चला ही रहा था कि तभी मैंने बीच रोड पर कुछ बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस की। रोड के बीचों बीच कोई रहस्यमय जीव आगे की तरफ भागता हुआ जा रहा था। वो जीव दिखने में तो इंसान जैसा था, लेकिन उसके सर पर इंसानी सर नहीं था। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं एक वेयरवॉल्फ को देख रहा हूँ। कि तभी मैंने देखा एक आदमी साइकिल को जोर से भगाते हुए जा रहा था। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा है। कि तभी उस भयानक जीव ने अपने पंजों से उस आदमी पर हमला कर दिया और वो आदमी साइकिल से नीचे गिरते हुए काफ़ी दूर तक घिसटता चला गया। कि तभी वो आदमी एकदम से उठकर वहाँ से पैदल ही भागने लगा। मैं रोड पर गाड़ी की लाइट में साफ साफ उस आदमी के कंधे और पैरों से बहता खून देख पा रहा था। कि तभी उस नरभक्षी भेड़िए ने अपने नुकीले पंजों से उस आदमी की पीठ पर ऐसा वार किया कि उसकी पीठ का मांस फटकर जमीन पर गिर गया। मैं आपको किन शब्दों में बताऊं? उस आदमी के शरीर के अंदर का पूरा मांस उस वेयरवॉल्फ के एक ही हमले से बाहर आ गया। वो आदमी झटपटाकर जमीन पर गिर पड़ा और वो नरभक्षी भेड़िया नोच नोच कर उसका मांस खाने लगा।
आपको मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सच है कि उस वक्त मेरी कार पर एसी चलने के बावजूद उस खूनी मंजर को देखकर मैं पसीने से लथपथ हो गया था। मैंने फौरन अपनी कार वापस घुमाया और यू टर्न लेकर मैं वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। फिर उस आदमी का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि उस नरभक्षी भेड़िया के इतने भयानक हमले के बाद वो जिंदा तो नहीं बचा होगा, और तो और वो नरभक्षी भेड़िया उसका मांस नोच नोच कर खा रहा था। जरूर वो नरभक्षी भेड़िया उस आदमी को मारकर खा गया होगा। मेरा नाम राजीव है। आज मैं भूतों और बुरी आत्माओं पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक बेहद ही खौफनाक भूतिया घटना घटी है। ये बात तकरीबन 6 महीना पहले की है। मैं आइसक्रीम बेचने गांव-गांव जाता था, और इसी तरह एक दिन मैं आइसक्रीम बेचने गया हुआ था। मैंने कई बच्चों को आइसक्रीम दी और गर्मी काफ़ी लगने की वजह से थोड़ी देर आराम करने की सोच रहा था। गांव के रास्ते पर साइकिल से मैं आइसक्रीम बेचते बेचते काफ़ी थक गया था। गांव से बाहर निकलने पर मैंने देखा एक पेड़ के नीचे काफ़ी छाँव थी। मैं उसी पेड़ के नीचे लेट गया और लेटे लेटे मुझे हल्की सी नींद की झपकी आ गई। तभी एकाएक काफ़ी तेज़ी से मेरे साइकिल के गिरने की आवाज़ आई। मैं नींद से जाग गया और मैंने देखा एक लड़का मेरी साइकिल में बंधे आइसक्रीम के डिब्बे से सारी आइसक्रीम निकाल कर खा रहा था। मैं गुस्से से उठा और मैंने उसको एक चांटा मारा और निकल यहाँ से कहकर अपनी साइकिल उठाने लगा। और तभी मुझे ध्यान आया, जिससे मैं काफ़ी घबरा गया। मुझे ध्यान आया कि वो बच्चा मेरी आइसक्रीम को जिस तरह से खा रहा था, उस हिसाब से तो उसे वो जरा भी ठंडी नहीं लग रही थी। मैंने घबरा कर पीछे उस बच्चे की तरफ देखा। मैंने देखा वो बच्चा काफ़ी तेज गुर्रा रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी। उसकी आंखों में काले काले गड्ढे बन चुके थे और उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। मैं उसे देखकर हड़बड़ाकर ज़मीन में नीचे गिर पड़ा और तभी वो लड़का काफ़ी तेज तेज चिल्ला पड़ा और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे तो कान बजने लगे थे। उसकी आवाज़ चारों तरफ फैल गई और फिर थोड़ी देर तो एकदम सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल मेरे सामने के कुछ पेड़ काफ़ी तेज हिलने लगे और फिर मैंने देखा एक बड़ी विकराल सी औरत मेरी तरफ ही चली आ रही थी। मैं डर से कांपने लगा और तभी वो औरत मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो बच्चा उस औरत को देखकर किसी अजीब सी आवाज़ में कुछ बोला और उसके इतना बोलते ही वो औरत इतनी तेज चिल्लाई कि मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं बहुत तेज तेज सांस लेने लगा था। तभी उस औरत ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पैरों पर उसने अपने दांत घुसा दिए। मेरे पैरों के मांस के लोथड़ों को नोचना शुरू कर दिया और मेरा मांस नोचकर वो चबाने लगी। मेरे मुंह से दर्द भरी भयानक चीखें निकल रही थी और तभी कुछ गांव वाले मेरी तरफ दौड़ते हुए आए और उन गांव वालों को आता देख वो औरत मुझे पैरों से पकड़कर जंगल की तरफ ले जाने लगी। मगर इतने में एक गांव वाले ने एक बड़ा सा पत्थर उस औरत को फेंक कर मारा। तब वो औरत मुझे वहीं अधमरा छोड़कर जंगल में अंदर भाग गई। गांव वाले फौरन मुझे अस्पताल ले गए और रास्ते में ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे खून चढ़ाया गया था और मुझे पता चला कि मेरे शरीर का काफ़ी खून निकल गया है। जब मैं अस्पताल से ठीक होकर बाहर निकला तो मुझे उन गांव वालों ने बताया कि जिस औरत ने मुझ पर हमला किया था वो एक डायन थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए सभी गांव वालों का शुक्रिया किया और आज मैं ठीक हूँ। हाँ, मगर अभी भी पैरों में बहुत दर्द रहता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों, आखिरी में मैं बस इतना ही कहूँगा कि भूत प्रेत होते हैं, हमें कभी भी इनके अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। अरे आप सब किस्मत वाले हो
तभी आपका सामना इन प्रेत आत्माओं से नहीं हुआ है और कभी ना हो। वेयरवॉल्फ मतलब कि ऐसा शापित शैतान जिसके बारे में बताते हैं कि ये होता तो इंसान है, लेकिन कई बार अकाल मृत्यु के बाद इंसान मानो भेड़िया यानी वेयरवॉल्फ में बदल जाता है। अकाल मृत्यु मतलब ऐसी मौत जो समय से पहले ना चाहते हुए भी सुसाइड या फिर मर्डर में हो गई हो, और ऐसी मौत के बाद लाखों में से कोई एक बनता है एक नरभक्षी मानव भेड़िया। यह घटना कर्नाटक के मांड्या जिले में रहने वाले अंशुमन के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। बताते हैं कि अंशुमन बहुत ही सीधा और हंसमुख व्यक्ति था, लेकिन अपने परिवार से काफ़ी परेशान था, खासकर अपनी पत्नी और बेटे से। आए दिन दोनों पति पत्नी में लड़ाई होती रहती थी, और लड़ाई भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी। कहते हैं व्यक्ति जितना सीधा होता है अंदर से वो उतना ही गंभीर होता है। आए दिन घर में हो रहे झगड़ों से अंशुमन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, और एक दिन दोपहर 2:30-3 बजे के आसपास अंशुमन अपने घर आराम करने के लिए आया। अंशुमन खाना ही खा रहा था कि तभी उसकी पत्नी ने उसकी खाने की थाली को उठाकर दूर फेंक दिया और उससे कहा कि सिर्फ खाना खाने के लिए घर चले आते हो? अभी हमने खाना खाया भी नहीं और तुम अकेले अकेले खाना खाने लगे। उसकी पत्नी और उसका बेटा उसको दबाकर अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि जब मैंने तुमसे कहा था कि अनिरुद्ध और उसके परिवार से बात मत करना, पर मेरी बात तेरे भेजे में कभी नहीं घुसती। उस पर चिल्लाते हुए उसकी पत्नी ने कहा कि सुबह ही मैंने देखा था तू अनिरुद्ध से उसके घर के पास खड़ा बातें कर रहा था। अपनी पत्नी की इस हरकत से अंशुमन हाथ जमीन पर पटकता हुआ अभी खड़ा ही हुआ था कि तभी उसका अपना बेटा हाथ में बड़ा सा डंडा लेकर अपनी माँ के साथ खड़ा हो गया। अंशुमन ने जब देखा कि उसका अपना बेटा हाथ में डंडा लिए उसके सामने खड़ा है, तो उसने चिल्लाते हुए कहा कि तू मुझे मारेगा, अपने बाप को मारेगा तू? ये कहते हुए अंशुमन उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके अपने सगे बेटे ने उस पर 3-4 बार डंडे से वार कर दिया। रोता हुआ अंशुमन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी और बेटा उसे रोता हुआ छोड़कर वहां से चले गए। रोता हुआ अंशुमन वही जमीन पर पड़ा। एक बाप के लिए इससे बड़ी और क्या बात होती कि उसका अपना बेटा और पत्नी उसको मारने पीटने लगे हों। लगभग 4 घंटे तक जमीन पर यूं ही पड़े रहने के बाद अंशुमन ने अपनी जान देने का निश्चय कर लिया और उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और नदी के पास जाकर वो पुल से नदी में कूद गया और आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी और बेटे ने सोचा कि शायद गुस्सा होकर अंशुमन अपने किसी दोस्त के घर चला गया है, इसीलिए खाना खाकर दोनों माँ बेटे सो गए। सुबह भी जब अंशुमन घर वापस नहीं लौटा तो अंशुमन की पत्नी ने अंशुमन के रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन लगाकर पता किया कि कहीं गुस्सा होकर अंशुमन उन्हीं के घर पर तो नहीं पहुंच गया। लेकिन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों ने मना कर दिया कि अंशुमन यहाँ नहीं आया। पूरा एक दिन बीत गया मगर अंशुमन का कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह पुलिस में अंशुमन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और छानबीन के दौरान पुलिस को शाम 4:30 बजे के करीब नदी पर बने पुल के पास अंशुमन की लावारिस बाइक मिली। पुलिस ने नदी में जाल डलवाकर अंशुमन को घंटों ढूंढा मगर अंशुमन की डेड बॉडी कहीं नहीं मिली। उस दिन पूर्णिमा की रात थी और पूर्णिमा की रात वेयरवॉल्फ अपनी पूरी शक्ति में आ जाते हैं। नदी में एक पत्थर पर फंसी अंशुमन की लाश धीरे धीरे एक मानव भेड़िए में तब्दील हो रही थी और फिर अंशुमन बनकर तैयार हो गया एक नरभक्षी मानव भेड़िया। एक मानव भेड़िए में कोई इमोशंस नहीं होते। एक वेयरवॉल्फ पूरी तरह से एक रेबीज से पीड़ित पागल कुत्ते के जैसा होता है जिसके दिमाग पर सिर्फ गुस्सा सवार होता है।
एक नरभक्षी भेड़िए के दिमाग में सिर्फ उसकी बुरी यादें सक्रिय होती हैं। उन बुरी यादों को याद करके आने वाले गुस्से पर एक वेयरवॉल्फ का कोई काबू नहीं होता है। नरभक्षी अंशुमन अपने घर पहुंच गया और उसने अपने घर का दरवाजा तोड़ दिया। अंशुमन का बेटा और पत्नी एक मानव भेड़िए को अपने सामने देखकर एकदम से सकपका गए और उनके पसीने छूट गए। तभी उस नरभक्षी अंशुमन ने अपने बेटे पर हमला कर दिया और उसके शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। इधर अंशुमन की पत्नी अधीर कदमों से घर से बाहर निकल रही थी और टूटे हुए दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी नरभक्षी अंशुमन ने उस पर हमला करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद आए दिन कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले के कई गांवों में आए दिन किसी मानव भेड़िया को देखे जाने की बातें सामने आई हैं। बताते हैं कि वो दिखने में तो आदमी जैसा है, लेकिन उसका सर भेड़िए का है और हाथों पर बेहद नुकीले पंजे हैं। उस घटना के बाद किसी भेड़िए द्वारा किसी इंसान के मरने की खबर तो नहीं आई, लेकिन आज भी मांड्या जिले के कई गांवों में जानवरों के गायब होने और जानवरों की अधखाई बॉडीज मिलने की बातें सामने आई हैं। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब विनोद अपने घर लौटकर वापस आ रहा था। उसकी ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। वो अपने स्टेशन पर उतरा तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने पर बहुत ही दिक्कत होती है। फिर भी विनोद का घर शहर के बाहर ही पड़ता था, इसीलिए वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगा। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आया तो उसने एक आदमी को सामने से काफ़ी दूरी से अपनी ओर आता देखा और तभी विनोद को उस आदमी की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। विनोद को लगा कि शायद कोई कुत्ता होगा। विनोद भी उस आदमी की तरफ बढ़ता रहा और जब विनोद उस आदमी के और पास पहुंचा तो वो गुर्राने की आवाज़ और तेज आने लगी। वो आवाज़ काफ़ी अजीब थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान जानवर की तरह गुर्रा रहा हो। विनोद अब थोड़ा सहम चुका था। उसने अपने फ़ोन की फ्लैश उस आदमी की तरफ घुमाई। इसके बाद फ्लैश लाइट की रोशनी में विनोद ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर विनोद के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दरअसल विनोद ने देखा कि उससे थोड़ी दूरी पर आधा इंसान और आधा भेड़िए जैसा कोई जीव अपने 2 पैरों पर खड़े होकर सीधा विनोद को ही घूर रहा था। वो जीव बिल्कुल किसी आदमी जैसा था, बस उसका सिर और हाथ पैर किसी भेड़िए जैसे पंजे वाले थे। उस जीव को देखकर विनोद इतना ज़्यादा डर गया था कि कुछ सेकंड तक वहाँ खड़ा होकर वो बस उसे देखता ही रहा। फिर एकदम से वो जीव गुर्राते हुए विनोद पर झपटा। उसे अपनी तरफ आता देख विनोद भी भागने लगा। फिर उस जीव ने अपने पंजे मारकर विनोद को जमीन पर गिरा दिया और विनोद को अपने मुंह से नोचने लगा। अपनी जान पर बनता देख विनोद भी उस जीव पर लातें चलाने लगा। विनोद की कई लातें उसके पेट और मुंह पर पड़ी। फिर विनोद के लातें मारने की वजह से वो जीव थोड़ा पीछे हटा और मौका पाकर विनोद दोबारा वहां से भागने लगा। फिर भागते हुए ही विनोद को थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दी। विनोद उस झोपड़ी की तरफ भागने लगा। वो भयानक जीव भी बहुत तेजी से विनोद के पीछे आ रहा था, इसीलिए विनोद अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से झोपड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। विनोद झोपड़ी के ऊपर चढ़ ही रहा था कि तभी उस जीव ने विनोद का एक पैर अपने मुंह में दबोच लिया। वो जीव बड़ी बेरहमी से विनोद के पैर को नोचते हुए विनोद को झोपड़ी से नीचे खींच रहा था। इसके बाद विनोद बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगा। विनोद के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उस झोपड़ी से 2 आदमी बाहर निकल आए। उन आदमियों ने भी उस भयानक जीव को विनोद पर हमला करते हुए देखा। फिर तुरंत ही उन लोगों ने उस जीव पर पत्थर मारना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उन लोगों के भगाने से वो अजीब भयानक जीव विनोद को छोड़कर भाग गया।
इसके बाद विनोद ने तुरंत अपने घर वालों को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। फिर विनोद के घर वाले वहां आकर उसे घर ले गए। फिर अगले दिन विनोद हॉस्पिटल गया अपना इलाज कराने। विनोद के पैर पर काफ़ी बड़ा घाव हुआ था। मेरा नाम राघवेंद्र है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। जब मैं शिवाजी नगर से देर रात घर लौट रहा था, रोड पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। रोड के दोनों साइड घने पेड़ थे। मैं उस रास्ते पर कार को तेज़ रफ्तार में चला ही रहा था कि तभी मैंने बीच रोड पर कुछ बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस की। रोड के बीचों बीच कोई रहस्यमय जीव आगे की तरफ भागता हुआ जा रहा था। वो जीव दिखने में तो इंसान जैसा था, लेकिन उसके सर पर इंसानी सर नहीं था। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं एक वेयरवॉल्फ को देख रहा हूँ। कि तभी मैंने देखा एक आदमी साइकिल को जोर से भगाते हुए जा रहा था। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा है। कि तभी उस भयानक जीव ने अपने पंजों से उस आदमी पर हमला कर दिया और वो आदमी साइकिल से नीचे गिरते हुए काफ़ी दूर तक घिसटता चला गया। कि तभी वो आदमी एकदम से उठकर वहाँ से पैदल ही भागने लगा। मैं रोड पर गाड़ी की लाइट में साफ साफ उस आदमी के कंधे और पैरों से बहता खून देख पा रहा था। कि तभी उस नरभक्षी भेड़िए ने अपने नुकीले पंजों से उस आदमी की पीठ पर ऐसा वार किया कि उसकी पीठ का मांस फटकर जमीन पर गिर गया। मैं आपको किन शब्दों में बताऊं? उस आदमी के शरीर के अंदर का पूरा मांस उस वेयरवॉल्फ के एक ही हमले से बाहर आ गया। वो आदमी झटपटाकर जमीन पर गिर पड़ा और वो नरभक्षी भेड़िया नोच नोच कर उसका मांस खाने लगा। आपको मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सच है कि उस वक्त मेरी कार पर एसी चलने के बावजूद उस खूनी मंजर को देखकर मैं पसीने से लथपथ हो गया था। मैंने फ़ौरन अपनी कार वापस घुमाया और यू टर्न लेकर मैं वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। फिर उस आदमी का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि उस नरभक्षी भेड़िया के इतने भयानक हमले के बाद वो जिंदा तो नहीं बचा होगा, और तो और वो नरभक्षी भेड़िया उसका मांस नोच नोच कर खा रहा था। जरूर वो नरभक्षी भेड़िया उस आदमी को मारकर खा गया होगा।